नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय सभी की चिंता कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ओमिक्रॉन की वजह से पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं। भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। श्रोताओं, कोरोना की वर्तमान स्थिति और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा करने और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप भी कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के नंबर 01123421764 23421764 पर सवाल आप पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन की बहुत बड़ी एक जो चुनौती है वो हम सबके सामने है, और इन चुनौतियों के बीच देश में टीकाकरण जो अभियान चल रहा है वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आपके मन में जितने भी सवाल हैं इसे लेकर कि आगे क्या होने वाला है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है ताकि इस संक्रमण को यहीं पर रोका जा सके। और इसके अलावा अगले महीने की 3 तारीख से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण किया जाएगा, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञ से कि वो क्या है, और बच्चों के लिए जो कोवैक्सीन का टीका जो फिलहाल लगने वाला है उसमें क्या है क्या नहीं है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे। और इस बीच डॉक्टर अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुपम, हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर अनुपम से हमारा संपर्क हो जाए। और जैसे कि आपसे हम बात कर रहे थे कि कोविड को लेकर एक नई गाइडलाइन भी आज आई है, और यहाँ पर टीके की दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स की अगर हम बात करें और वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो इन्हें अगले महीने की 10 तारीख से एक प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। और हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का अंतराल होना चाहिए दोनों जो पहले की 2 डोजेज हैं और अब जो हम प्रिकॉशनरी डोज की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ओमिक्रॉन से जुड़े हुए वो तमाम सवाल जो हमारे मन में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो जिस तरीके से देश में तेजी से मामले ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं, और जो चीजें हमारे साथ में चल रही हैं कि हमको जिस तरह का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, और हमें किसी भी अगर हम पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं जैसा कि हमने पहले किया था, शायद इस समय की जो विश्व की चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती जो कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में सरकार भी लेकर इससे चिंतित है, हम पूरी तरह से प्रयास भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इसमें जन भागीदारी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि जो हमारा कोविड का आंदोलन है वो जन भागीदारी से जन आंदोलन बना, और उसमें हम सभी नागरिकों की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी है। और नागरिकों की जो भूमिका है वो चूंकि वो सबसे बड़ी है, और उसमें हम सभी को मिलकर चलना है। और डॉक्टर अनुपम इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ। डॉक्टर अनुपम, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस समय जो पूरे देश का कंसर्न है, पूरे ग्लोब का कंसर्न है, कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन को है, जिसे WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। हमारे देश में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आप ओमिक्रॉन को लेकर देश की वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो जो है कोरोना जागरूकता सीरीज जो है श्रृंखला जो चल रही है इतने दिनों से और अभी भी चला रहा है, तो वैसे ही हम लोगों को अपने ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो त्रिकोणीय हमारे पास बचाव है, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना और निरंतर हाथ धोना, और चौथा जो है वैक्सीन।
तो ये हमारे दारोमदार इन्हीं के ऊपर है कि हम कोरोना से बचें। और अभी जैसे ओमाइक्रॉन आपने कहा वेरिएंट ऑफ कंसर्न विश्व संगठन ने कहा है, स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम इसको बच करके रहें। आज की तारीख में ये काफी ज्यादा हमारे देश में ऑलरेडी आ चुका है और हम इससे प्रभावित भी हो रहे हैं और केसेस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सब बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बचने के तरीके ये ही दो हैं कि हम अपना टीकाकरण करवा करके रहें। अभी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है तो उसको भी दोबारा से लगवाएं जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई है तो। और बाकी हम अपना बचाव जरूर करें, मास्क पहने बिना घर से ना निकलें, जो शुरू से कह रहे हैं वो सबसे बड़ा बचाव। जी। और डॉक्टर अनुपम, कई राज्यों में इस समय ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू या रात्रि कर्फ्यू किस तरीके से संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करेगा? देखिए, नाइट कर्फ्यू जो है जिसमें की पाबंदी है कि रात को बाहर ना निकला जाए, ये एक पहला स्टेप है या पहला चरण है मैं कहूंगा। जब भी हम लोग पूरा लॉकडाउन करने में बहुत दुखदाई रहते हैं, कई लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं, आज की तारीख में भी लोगों को खाने पीने में दिक्कत है, इकोनॉमी को भी नुकसान होता है और हम लोग सबको लिए घर में बंद होकर के बैठना बहुत मुश्किल है। और अब जब 2 वर्ष करीब हो चुके हैं हमें ऑलरेडी इससे लड़ते हुए, तो हमें पता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हम कम कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। खास तौर से इस समय अभी जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर, नया साल निकल रहा है, अभी आ रहा है, तो उसमें हमें बहुत लोग जो है नाइट में जाते हैं, बाहर पार्टी करते हैं, तो जिसमें आशंका बहुत ज्यादा रहती है इन्फेक्शन फैलने की। तो उसके मद्देनजर मैं कहता हूं कि नाइट कर्फ्यू बहुत ही जरूरी है और ये पहला स्टेप है। अगर हम लोग इसके साथ नहीं रोकथाम कर पाएंगे तो हमें और रिस्ट्रिक्शंस भी लागू करने पड़ेंगे। इसलिए जनता को मेरा मानना है कि हम लोगों को पता है बचना है कोरोना से और हम लोगों को समझदारी से अपना बर्ताव रखना चाहिए और अपने का बचाव रखना बहुत जरूरी है। जी। और आज जो कोविड की गाइडलाइंस नई आई हैं, इसमें जैसा कि पहले भी अनाउंस भी हो चुका है कि अगले महीने की 3 तारीख से जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, क्या कुछ होगा इसमें? देखिए, ये बहुत ही जरूरी है। बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू हो। अब वयस्कों में वैक्सीनेशन काफी अच्छे हद तक हो गई है और जो अब बचे हुए लोग हैं वो खुद ही नहीं लगवा रहे हैं। मेरा मानना है काफी लोग तो नहीं लगवाए हैं और अब या फिर इसलिए नहीं लगवा पाए क्योंकि उन्हें कोरोना अभी हाल में हुआ था, तो इसलिए उनमें एंटीबॉडीज हैं, इसलिए वो शायद नहीं लगवा पाए हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं। तो अब उम्मीद हम लोगों को वैसे भी थी और अब सरकार ने कह भी दिया है कि अब 15 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन कर देनी चाहिए। तो 3 तारीख से इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों शुरू हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी ये भी आ गया है कि कोवैक्सीन लगेगी, जो कि काफी सेफ वैक्सीन है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये 15 से 18 साल के जो हैं टीनेजर्स हैं, ये वयस्क भी होने वाले हैं और इन लोगों को ही जरूरी होगा। आगे इम्तिहान है, बोर्ड के एग्जामिनेशन है या कॉलेज के एडमिशंस होंगे, तो इन लोगों को बहुत जरूरी भी है कि ये आगे प्रोटेक्टेड रहें। जी। और अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो जैसा कि दोनों डोज ले चुके जो स्वास्थ्यकर्मी आप जैसे हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स की अगर हम बात करें या वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, उनका भी अगले महीने की 10 तारीख से प्रिकॉशनरी डोज जो है उनकी शुरू हो जाएगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना गैप होना चाहिए जो नॉर्मल डोज उन्होंने लिया था दोनों और प्रिकॉशनरी डोज के बीच में? बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है कि जो प्रिकॉशनरी डोज या प्रिवेंटिव डोज है जो कि अब मिल जाएगी लोगों को, तो ये जो हेल्थ केयर वर्कर है उनके लिए है, जो रिस्क फैक्टर वाले हैं और जो उम्र से ज्यादा है, 60 साल से ऊपर लोग हैं, उन लोगों के लिए ये है। तो इन लोगों को कम से कम 9 महीना होना चाहिए अपनी दूसरी सेकेंड डोज से, तो उसके बाद लगवाना है। क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है 6 से 9 महीने तो एंटीबॉडीज रहती ही हैं टीकाकरण के बाद। तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है। एक तरीके की ये बूस्टर डोज भी हो जाएगी और दूसरा ये है कि जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट आने की उम्मीद है तो उससे भी कुछ बचाव इससे होने की संभावना है। जी। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कदम है और इस बीच जो है
अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत जिस तरह की कदम उठाए जा रहे हैं और नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी हम जो प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी डोज की बात कर रहे हैं ये भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी आ रहे हैं और सरकार ने इस तरह के सेलिब्रेशंस पर पाबंदियां लगाई हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो देश के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये समय जो है वो बहुत ही एक नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं और छोटी सी लापरवाही भी काफी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सिद्धार्थ जी। मैं सब लोगों से, नवयुवकों से खास तौर से, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी का पार्टी बहुत लोग करते हैं नवयुवक इसमें, तो मैं ये कहूंगा जान है तो जहान है। तो अगर हम अभी ध्यान रखते हैं, हमें सबको पता है कि पैंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, ये 2-3 साल मामूली तौर पे ये चलती ही है। बहुत सालों बाद हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, इसलिए हम सब लोग उत्तेजित भी हैं, परेशान भी हैं और हमें लग रहा है हम लोग कब तक कटघरे में बंधे रहेंगे या मास्क पहने रहेंगे। लेकिन हमें पता है आमतौर पे कोई भी वैश्विक महामारी अभी तक आई है जो कि इस वेग से चलती है तो वो 2-3 साल उसे आमतौर पे लगते ही हैं। तो ये मान करके चलें कि अगर हम इस साल नया साल या कोई भी पार्टी नहीं मनाते हैं तो अगर जान हम अपनी बचा पाएंगे तो आगे हमारे पास बहुत सारे साल, नववर्ष की पूर्व संध्या और नववर्ष आएंगे जब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको हम मना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अपने को बचा करके रखें, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बचा के रहें। अगर हम बाहर जाते हैं, हम नवयुवक हैं, हमें चांसेस कम है कि हमें दिक्कत होगी, लेकिन हम अगर घर इन्फेक्शन ले आते हैं तो हमारे घर में तो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और भी बीमार लोग हैं। तो हमें वो सोर्स नहीं बनना है कि हम घर में या अपनी कम्युनिटी में अब जो है संक्रमण फैलाएं कोरोना का। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप भी डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के नंबर 01123421 यानी 23421764 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर सीतापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आरिफ हैं। आरिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी आरिफ जी बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? ये सर ये जानना चाहते हैं जैसे पहला टीका लगवाने के बाद दूसरा टीका कितने समय के बाद हम लगवा सकते हैं, इसकी जानकारी देनी है हमको। जी, कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई है? ये जो मतलब ये लग रही है कोरोना की जो लग रही है। जी बिल्कुल। तो इस समय जो मेनली 2 वैक्सीन लग रही हैं, डॉक्टर अनुपम आपसे चाहेंगे कि आप दोनों के बारे में बता दें कि पहली, क्योंकि ऐसे देश में बहुत बड़ा तबका भी है जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है, तो उन सभी लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी और इनके सवाल का उत्तर भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई लोगों को जिस समय ये शुरू हुआ था कोविड, तो उस समय लोगों को कोविड हो चुका था, इसलिए उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। उन्होंने काफी देर 6 महीने हो गए हैं, इसलिए कई लोग लगवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं तो उनकी गलती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता। लेकिन हाँ, अब जरूर आगे आएं और टीका लगवा लें। तो अगर कोवैक्सीन लगी हुई है तो कोवैक्सीन का 1 महीने का अंतराल है, आप 1 महीने बाद सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। अगर कोविशील्ड लगी हुई है तो उसका माना देखा गया है कि अगर आप 3 महीने बाद उसकी दूसरी डोज लगवाते हैं तो जो एंटीबॉडी शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, एंटीबॉडीज जो बनते हैं, वो ऑप्टिमम 3 महीने सेकेंड डोज लगवाने के बाद बनते हैं। जी, और अब रुख करते हैं बिहार में पूर्णिया का, जहां से मजहर जी जुड़ गए हैं हमारे कार्यक्रम के साथ। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मजहर जी, आप पहली बार कार्यक्रम में आए हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम ये चीज देख रहे हैं दिल्ली के अंदर कि आखिर लोग बाहर जो जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो मास्क क्यों नहीं पहनते हैं। अभी नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे कम से कम बचाव तो करना चाहिए। और हमारे गवर्नमेंट भी ऐसे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से कि उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, लोग विदाउट मास्क यानी सफर कर रहे हैं, विदाउट मास्क घूम रहे हैं। इस पे तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। जी डॉक्टर अनुपम, इनके सवाल में एक संदेश भी छुपा हुआ है कि अगर जब तक हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे, हम कोविड की इस जंग में जीत नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
सिद्धार्थ जी और श्रोता ने भी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, सरकारों ने क्या किया है क्या नहीं किया उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। ये जो बाहर जाने की आदत है या हम लोगों का उतावलापन है, ये शहरों में ज्यादा है और शहरों में ही ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि शहरों में ही मार्केट्स हैं या फिर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है। गांव में अगर आप बाहर जाते भी हैं तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती, खुले काफी वहाँ वातावरण रहता है और वहाँ के बाजार वगैरह भी इतने नहीं, आपके जो रोजमर्रा के बाजार होते हैं उनमें इतनी भीड़ नहीं होती है। तो ये आबादी के हिसाब से हमें शहरों में जब बहुत ही घनी आबादी है और खास तौर से जैसे अभी आपने दिल्ली की बात की तो सरोजिनी नगर मार्केट की फोटोग्राफ्स और बाकी कई मार्केट की फोटोग्राफ्स आ रही हैं, तो वो बाजारों में हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद रखनी चाहिए। बाहर मास्क पहन करके जाएं, जिस समय भीड़ होने की संभावना सबसे कम है उस समय मार्केट जाएं, बाजार जाएं और जहां तक हो सके सामाजिक दूरी बना करके रहें। बहुत सारे विकल्प हैं आजकल हमारे पास, ऑनलाइन भी हम सामान मंगा सकते हैं, तो उन सबको हमें करना चाहिए, प्रैक्टिस में लाना चाहिए अपने जीवन शैली में। जब लॉकडाउन था तो हम लोगों ने ये सब किया भी है, अब हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब तो हम डेल्टा वेव में भी भुगत चुके हैं, अल्फा से भी भुगत चुके हैं और हमें ओमाइक्रॉन को उस लेवल तक नहीं जाने देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। जी, और दिल्ली से आनंद जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। आनंद जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सर, मैंने कल पूछा था कि मुझे रेबीज टीके से लेने के लिए स्पष्ट मना किया, जिंदगी भर लेने के लिए मना किया वहाँ। रेबीज का टीका आपको क्या कोई परेशानी है? परेशानी नहीं, उन्होंने जो टेस्ट किया कुत्ता काटने के बाद तो उसमें रेडिश आई, तो यहाँ से मैं लोकल यहाँ से गया, पहले हिंदूराव गया, हिंदूराव से फिर सफदरजंग भी रेफर किया उन्होंने देख के कि नहीं हमारे यहाँ टीका ही नहीं है, खत्म हो गया। और वहाँ जाके बताया तो सीनियर डॉक्टर ने बताया कि आप जिंदगी भर कभी भी एक रेबीज का टीका लेना नहीं है, क्योंकि मैं एक वैसे पेशेंट ब्रेन हेमरेज का भी हूँ। अच्छा, ओके। तो वो भी डिस्ट्रोफिल भी चलती रहती दवाई मेरी। हाँ, तो अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि आप, और अभी आपने कोविड का टीका लिया है? नहीं लिया, कोविड का टीका नहीं लिया है। तो डॉक्टर अनुपम, इनको मना किया गया है रेबीज की वैक्सीन लेने के लिए, और अब क्या कोरोना की वैक्सीन जो है वो ये ले सकते हैं या नहीं? मुझे इनकी वो पता नहीं है, लेकिन जहाँ जो एग से एलर्जिक होते हैं उनको थोड़ा रेबीज की वैक्सीन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको जो बनाया जाता है उसमें एग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि आज की तारीख में ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो, और कोवैक्सीन जो है उसमें ऐसा मना नहीं है। अगर उसमें ऐसा कोई भी अंडे का या वैसी चीजें नहीं प्रयोग होती हैं जिसमें आपको ये मना हो, और खास तौर से कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों ही जो वैक्सीन हैं उनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कब नहीं लगवाना है, वो तब है कि अगर आपको पहले किसी वैक्सीन लगवाने के बाद आप में एनाफिलैक्सिस या आप एकदम से बेहोश, आपकी सांस चलने लगी हो और आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ी हो और तब बचाव ही हो पाया हो, वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इन वैक्सीन का, तो आप लगवा सकते हैं। एक बार अपने किसी भी जो जहाँ पे केंद्र है वैक्सीनेशन के, टीकाकरण केंद्र, वहाँ पे जाकर के सीनियर डॉक्टर से बात करके इसके बारे में बात करें। नहीं तो फिर जो भी अस्पताल में हो रहा है टीकाकरण केंद्र, वहाँ पे आप जरूर जाकर के अपना लगवाने के लिए पूछ सकते हैं। जी, और बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे रेगुलर कॉलर जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे जो हमेशा हम बचे रहें? डॉक्टर अनुपम, सभी का सवाल यही है कि ओमिक्रॉन से हम किस तरीके से, क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी होंगी जो हम पहले नहीं ले रहे थे लेकिन इस वेरिएंट के लिए खास है। देखिए, प्रिकॉशन वही हैं जो मैंने बिल्कुल शुरू में कार्यक्रम के कहे थे। तो मास्क जरूर लगा करके रहें, बाहर जाएं तो बहुत ही जरूरी है, और अपना हाथ धोएं और सामाजिक दूरी बना करके रहें, और टीकाकरण जरूर लगवा लें। अगर नहीं लगवाया है अभी तक टीकाकरण तो टीकाकरण जरूर लगवाएं। अगर करवा चुके हैं टीकाकरण और उम्र आपकी घर में जितने भी लोग 15 से 18 साल के हैं या 60 साल से बड़े हैं, तो उन लोगों को जो है 3 तारीख या 10 तारीख के जनवरी के बाद से जब शुरू हो रहा है टीकाकरण, तो प्रिवेंटिव डोज लगवा लें 9 महीने का अंतराल के बाद।
जी। और रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, सेम टू यू। और आपके साथ एक्सपर्ट है उन्हें मेरा नमस्कार। नमस्कार जी रिंकी जी। मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे हमने सुना है कि जो बूस्टर डोज है वो 60 साल से जो ज्यादा एज के हैं उन्हें भी दिया जाएगा, दूसरा कोरोना वर्कर को भी दिया जाएगा। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर उन दोनों को दे दिया जाएगा तो क्या अन्य जनता को भी उपलब्ध कराया जाएगा बूस्टर डोज? धन्यवाद सर। जी रिंकी जी जानना चाहती हैं कि जो अभी फिलहाल हम जो बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं वो 60+ के लोगों को दिया जाएगा, तो क्या ये आम लोगों को कब से दिया जाएगा? देखिए, पिछले साल इसी समय शुरुआत हुई थी, जनवरी आने वाला है, उसी समय इसी तरीके से ही पहले चरण में शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की। और मैं इनसे सहमत हूँ, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही इसी चरण में जैसे हुआ है तो अगले चरण में और जो वयस्क लोग हैं उनके लिए भी टीकाकरण खुल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इसके बारे में भी कोई गाइडलाइन आएगी और जिससे सभी को इसका फायदा मिलेगा। और ओमिक्रॉन को लेकर आगे बढ़ते हैं और बात ये जानना चाहेंगे कि क्या जो नॉर्मल हमारा टेस्ट होता है RT-PCR, क्या इससे ये स्ट्रेन की पहचान हो जाती है या इसके लिए कोई अलग से टेस्ट है? ऐसा है सिद्धार्थ जी, ये सवाल जो है शुरू में जब आया था ओमाइक्रॉन तो हम लोगों ने काफी इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था। और ये कुछ जो टेस्टिंग होती है उसमें पता चल सकता है, मतलब अंदेशा मिल सकता है हमें कि हाँ ये शायद ओमाइक्रॉन होगा। लेकिन जो हमारे भारतवर्ष में आमतौर पे जो ICMR से प्रूवन जो किट्स चल रहे हैं उनमें ये पहचान करना आसान नहीं है। अभी जितने भी अवेलेबल टेस्ट हैं RT-PCR में, उसमें ये कहना शर्तिया नहीं संभव है कि ओमाइक्रॉन ही होगा। उसके लिए हमें जीन सीक्वेंसिंग ही करानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें 2-3 दिन और लगते हैं रिपोर्ट में, 24 से 48 घंटे कम से कम लगता है उस सैंपल को भेज करके कराने में। तो वो जो बायोसेफ्टी लेवल 3-4 लैब्स हैं उन्हीं में ही हो सकता है, वो आमतौर पे साधारण उसमें लैब्स में नहीं होता है। इसलिए वो जीन सीक्वेंसिंग के लिए हर जगह सुविधा नहीं उपलब्ध है। सरकार ने कुछ केंद्र तय किए हुए हैं, वहां पे ही सुविधा उपलब्ध है, वहीं पे ही सैंपल भेजना पड़ता है। जी। और डॉक्टर अनुपम, जो जीनोम सीक्वेंसिंग है इसकी रिपोर्ट कितने दिनों में आ जाती है? इसको आमतौर पे 2 दिन आप मान लीजिए, 1 से 24 से 48 घंटे लगते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन आप समझ लीजिए कि रिपोर्ट उसमें आ जाती है। जी। और रामानंद जी जुड़ गए हैं हरियाणा से। हेलो रामानंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अच्छा जी बताइए। नमस्कार जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? जैसे मैंने मार्च अप्रैल के महीने में हमने जो था ना ये कोविशील्ड जी का वैक्सीन करवा ली थी, तो अब ये बूस्टर डोज कब लेनी पड़ेगी? आपकी उम्र कितनी है? 71 साल जी, फरवरी में 71 साल 71 साल के हैं जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुपम 71 साल की उम्र है, जानना चाहते हैं कि अब इन्हें बूस्टर डोज कब लेनी होगी या प्रिकॉशनरी डोज? आखिरी डोज से 9 महीने बाद। अच्छा जी। और डॉक्टर अनुपम, इसमें ये भी सवाल आता है कि क्या हमें जो हमने पहली दोनों डोज ली थी, मान लीजिए कोवैक्सीन, अगर हमने पहली दोनों डोजेज ली हैं तो अब जो प्रिकॉशनरी डोज की बात हो रही है तो क्या हमें वही वैक्सीन लेनी होगी या इस बार हम कुछ और वैक्सीन भी लगवा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सिद्धार्थ जी। दिशा निर्देश यही है कि जो वैक्सीन आपको पहले लगी थी वही वैक्सीन अब दोबारा से लगेगी। तो अगर आपने पहले कोवैक्सीन लगवाई थी तो उसकी आखिरी दूसरी डोज के 9 महीने बाद आपको कोवैक्सीन ही लगेगी। अगर कोविशील्ड लगी थी तो कोविशील्ड ही लगेगी। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ी पहल है लोगों को कोरोना से बचाने की। तो मुझे लगता है कि जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है इसको हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन्होंने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और आपने जैसा कि बताया कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए तो इन सबको 10 तारीख से, जिसको कि सरकार ने प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया है, और ये लगने वाली है। और इस समय एक खास बात और, जैसे हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर अनुपम की न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की, अगर हम देखें तो बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां भी भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है और लोगों ने जो प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया है कि वीकेंड्स जो न्यू ईयर या हम ये कहें कि जो लास्ट वीक होता है
साल का, उसमें से ही सेलिब्रेशन या कुछ आउटिंग शुरू हो जाती है, लोग बाहर जाने लगते हैं और हिल स्टेशंस पे वो न्यू ईयर तक रुकते हैं, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी काफी भीड़ भाड़ देखी जाती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ भी हमारे श्रोता हमें सुन रहे होंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं आपसे सबसे आग्रह यही करना चाहता हूँ, अभी ना सिर्फ नया साल लेकिन मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, ये सब भी आने वाले हैं, उनमें भी ध्यान रखना है। शादियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, उसमें भी ध्यान रखना है। और जो हम लोग सर्दियों में ट्रिप प्लान करते हैं और बहुत लोगों ने टिकट्स बुक कराए हुए हैं, तो जहां तक हो सके मैं सबसे आग्रह करूंगा कि पोस्टपोन कर दें। बहुत कठिन निर्णय होता है, आप परिवारजनों के साथ बाहर जाना चाहते हैं, प्रोग्राम बहुत दिनों से बना होता है, लेकिन इस समय संक्रमण फैलने की आशंका बहुत ज्यादा है। आप जाइए और परिवारजन बीमार हो जाएं, ये मैं बिल्कुल नहीं आप लोगों को नसीहत दूंगा कि आप उसमें जाइए। आज भी कई लोगों ने मेरे से पूछा, मैंने सबको राय यही दी कि आप जो है अपनी ट्रिप कैंसिल कर दीजिए या पोस्टपोन कर दीजिए, वो बीमार पड़ने से बेहतर है। जी। और लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी, अनुपम सर को भी नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर जी यामीन भाई, जैसे कि आजकल मेरा गला खराब है। हाँ, कोई बात नहीं, आजकल मौसम भी है, इसके बारे में भी डॉक्टर साहब से जानेंगे कि गला जो इस मौसम में खराब हो रहा है उससे कैसे ठीक करें पहले। हाँ जी हाँ, तो इसकी जांच कैसे कराएं जी, कई दिन के बाद कराएं, मैं जानना चाह रहा था सर। डॉक्टर अनुपम, एक गला खराब होना, हल्का जुकाम हो जाना, इस समय ठंड का मौसम चल रहा है और हम अक्सर इसे कॉमन मैन लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई कफ एंड कोल्ड हो गया है, तो क्या करें ऐसे में? कौन सी मतलब कितने दिन तक हम वेट करें, फिर हम जांच कराएं या कुछ और करें? अगर हमें कोई भी सिम्टम है, कोई भी लक्षण है, तो जांच फौरन कराएं। तो अगर आपका जैसे गला खराब है, आप जरूर जांच कराएं, क्योंकि आज की तारीख में 90% लोगों को जिनको गला खराब है या नाक बंद है या हल्का बुखार है, इन सब चीजों के साथ उनको कोरोना होने के लक्षण बहुत ज्यादा हैं। हालांकि उम्मीद अभी तक ये चल रही है कि जो भी हम लोगों को अभी इन्फेक्शन हम लोग देख रहे हैं, उनमें संक्रमण की तीव्रता मतलब गंभीरता जो है ज्यादा नहीं है, सीवियरिटी ज्यादा नहीं है, सीरियस नहीं है ये इन्फेक्शन। लेकिन अपने को आइसोलेट करके रखें और बाकी लोगों को भी घर में जो है बचाव करके रखें। और टेस्टिंग तो जिस दिन किसी भी दिन लक्षण है उस दिन फौरन करा सकते हैं। अगर आपका एक्सपोजर हुआ है किसी आदमी से तो और आपको लक्षण नहीं है तो 5 दिन तक अपने को बंद करके रखें, फिर 5वें दिन करा सकते हैं। लेकिन जहां तक है अपना लक्षण आ गया है तो टेस्टिंग आप कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि चांसेस पॉजिटिविटी आने के तब रहते ही रहते हैं। जी। और सुभाष जी जुड़ गए हैं गुरुग्राम हरियाणा से। सुभाष जी नमस्कार। सिद्धार्थ सर नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी। जी सर, धन्यवाद। मैं सर यार जैसा कि प्रोग्राम के शुरुआत में आरंभ में डॉक्टर साहब ने बताया जी, इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ सर कि जो अभी जो न्यू वर्ष आने वाला, नया साल आने वाला है जी, इसको ज्यादा सर मोबाइल पे लोग अपना शेयर करें, वो सबसे बेस्ट रहेगा सर। और उससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और सभी जितने भी डॉक्टर सर आए हैं अभी तक प्रोग्राम में शामिल हुए, उनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और ऑल इंडिया रेडियो को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छे डॉक्टर सर से हम लोगों की मुलाकात करवाते हैं और आपको धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सुभाष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे लिसनर्स जब आते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में तो हमें प्रोग्राम करने में, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हमारे एक्सपर्ट्स को भी प्रसन्नता होती है। डॉक्टर अनुपम, क्योंकि देखिए कितने ध्यान से इन्होंने आपकी बातों को सुना, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं इनके एक बात जो इन्होंने सलाह दी बहुत ही अहम सलाह है, और मैं इसमें एक चीज और कहूंगा, आप वीडियो कॉल करिए। आपके पास आज की तारीख में बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं और लोगों को घर बैठे एक दूसरे अपने परिजनों से मिल सकते हैं। लोगों ने कोरोना में पिछले वर्ष ऐसे ही 7 बर्थडे पार्टी, सारी एनिवर्सरीज मनाई हैं वीडियो कॉल करके। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, व्हाट्सएप है, इतने ज्यादा आपके पास एप्स हैं, आप हर तरीके से घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं को जानकारी दी, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।
सब लोग सेफ रहें। थैंक यू। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।